प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। विद्याकुल परिवार में आप सभी साथियों का एक बार पुनः से हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत है। एक बार सारे साथी जुड़ जाइए फटाफट फटाफट फटाफट। आज बहुत सारे साथियों का हमारे पेपर होगा, परीक्षा होगी, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो आज इतने सारे साथी कैसे उपस्थित हो भाई? पेपर देने नहीं गए क्या? पेपर देने नहीं गए क्या? पेपर देने नहीं गए? क्या हो गया? एक बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है क्वेश्चन? इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिख के भेज रहा हूँ बट वो कमेंट की वजह से ऊपर चला जा रहा है। मेरे पास पेपर आ चुका है, मैं पहले बता दूं, मेरे पास पेपर आ चुका है। तो पेपर भैया मेरे पास आ चुका है। पेपर आसान आया था, कुछ खास कठिन नहीं आया था, ठीक है। पेपर दरअसल बन गया है पहले और दूसरे चैप्टर से। बोर्ड वालों ने पेपर बना दिया पहले और दूसरे चैप्टर से। वास्तव में हुआ क्या कि गर्मी की छुट्टियां हो गई थी जो आपकी, इसी वजह से बोर्ड वालों ने पेपर बना दिया पहले और दूसरे चैप्टर से, ठीक है। लेकिन पूरा पेपर आसान था। धारा घनत्व क्या होता है, कि सतह के विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें, ठीक है। कूलम के नियम के सदिश रूप में लिखें। आसान पेपर है, कुल मिला के आसान पेपर ही था, कठिन पेपर बिल्कुल नहीं था, ठीक है। जो बोर्ड परीक्षा में पेपर आया हुआ है बिल्कुल वही वही चीज़ है, सब कुछ एकदम सेम टू सेम है, कुछ भी इतना ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन आया हो। नहीं, कठिन तो बिल्कुल नहीं था। आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव दिखा दीजिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव दिखा दें? देखना है ऑब्जेक्टिव, सॉल्व करना है। तो इसका सोच रहा हूँ सॉल्यूशन यूट्यूब पर आज करा दूँ। 12 बजे से पहले सोच रहा हूँ, 12 बजे लगा दूँ सेशन, 12 बजे सेशन लगा के सॉल्व करा दूँ फिर यूट्यूब पे। आसान आसान है यार, वही 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरड मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? अरे इतना आसान आसान क्वेश्चन था, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन है? गोलीय चालक की धारिता बताइए, 1 नैनो फैरड कितने के बराबर होता है, यही सब चीज़ें हैं। इस चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होगा। वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। पानी का परावैद्युत नियतांक क्या है? 80 होता है, आप जानते हो, ठीक है। आर आवेश, आर क्यों आवेश और आवेश त्रिज्या की धारिता कितनी होगी? मतलब जो बच्चा शुरू से पढ़ा है, जो बच्चा शुरू से पढ़ा है ना, उसके लिए पेपर एकदम हलवा आया है, एकदम हलवा पेपर है। जो बच्चा शुरू से पढ़ा है ना, उसके लिए पेपर एकदम हलवा। 16 नंबर। क्या हो गया? 10 की घाते, एक बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, यह नियम 10 की घाते -15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है क्योंकि नाभिकीय। हाँ बिल्कुल, ये क्या, ये अच्छा 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 अच्छा, ये मुकेश राजा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वास्तव में ये आप पूछ रहे हो कूलम के नियम की सीमाएं पूछ रहे हो, ठीक है। कूलम के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं। कूलम का नियम जो होता है ये नहीं कि सब जगह लग रहा होता है। मुकेश राजा का मैं क्वेश्चन पढ़ गया। तो भाई साहब ये मुकेश राजा जो है कूलम के नियम की थोड़ा सा सीमाएं पूछ रहे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लीजिए। इससे अच्छा तो थोड़ा सा पहले स्वागत कर लिया जाए। तो हैंड नोट्स के लिए ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आज हम लोग जो है फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। चुंबकत्व एवं द्रव्य हमारा टॉपिक रहेगा। आज हम लोग इसके अंतर्गत 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, और इसके अंतर्गत हम लोग ये 3 टॉपिकों तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली भी देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं, मुकेश क्या पूछ रहे हैं। मुकेश पूछ रहे हैं कि भाई साहब मुकेश नाम है ना बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? एक क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, मैं समझ गया, तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया। मुकेश राजा नाम है। मुकेश राजा, मैं समझ गया क्वेश्चन, परेशान मत हो, ठीक है। मुकेश राजा कह रहे हैं कि भैया एक जो है ना, एक एक चीज होती है कि जैसे मान लो एक कोई Q1 आवेश है, ये कोई Q2 आवेश है, एक निश्चित दूरी पर रखे होते हैं। दूरी है हमारी r, ठीक है। दूरी हमारी कितनी है? r है। अच्छा, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण काम करता है, यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण काम करता है, ठीक है।
मतलब कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो आवेश अगर पास पास आर दूरी पर रखे होते हैं तो इनके बीच जो है जो बल काम करता है कूलम बल, वो वास्तव में अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज जो है प्रैक्टिकल के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर कूलम नाम के वैज्ञानिक ने दुनिया को बताई थी, है ना। फिर उसी के आधार पर जो है ये चीज़ निकल के आई थी कि भैया एफ डायरेक्टली, एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R² हो जाएगा। ठीक है, ये 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। ये आपकी अभी जो मंथली एग्जाम था उसमें भी दिया हुआ है, मंथली एग्जाम में भी पूछा है 1/4πε0 का मान कितना होता है। ये सब चीज़ तो परीक्षा में आई हुई थी आपके। ठीक है, हल्का हल्का पेपर ही था, बहुत कठिन पेपर बिल्कुल नहीं था। 1/4πε0 का मान ये पूछा हुआ है, Q1 Q2 अपॉन में R²। और क्या है भाई साहब, और क्या पूछा था, और क्या पूछा, हाँ आप क्या पूछ रहे हो मुकेश, मुकेश पूछ रहे हैं कि भैया ये बताइए कि ये 10 की आर जो है ना 10⁻⁻15 मीटर क्या है, ये क्या है। आप सोचो अगर ये इतना नजदीक आ जाए, दो आवेश हैं बड़े बड़े, इतने नजदीक आ जाएं, इतने नजदीक आ जाएं, तो आपको पता है ये क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर वास्तव में नाभिक की त्रिज्या होती है। क्या होता है, नाभिक की त्रिज्या होती है, त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की कोटि का होता है। अब नाभिक, अगर ये दोनों आवेश एक दूसरे के नाभिक में घुस गए, अगर इतने नजदीक आ गए कि ये दोनों आवेश इससे कम दूरी पर चले गए, इससे कम दूरी इतनी कम हो जाए, दूरी इतनी कम हो जाए कि इससे भी कम दूरी हो जाए, अगर कम होते 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 आर का मान इससे भी कम हो गया ना, तो इसका मतलब है वो दोनों कहाँ घुस जाएंगे, एक दूसरे के नाभिक में घुस जाएंगे। और जब एक दूसरे के नाभिक में घुस जाएंगे ये दोनों आवेश, तो वहां पे फिर ये वैद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता। कूलम का नियम वहां पे असत्य हो जाता है, कूलम का नियम असत्य हो जाता है। वहां पे कौन सा बल काम करने लगता है, अगर इससे छोटी दूरी में चले जाओगे तो वहां पे नाभिकीय बल काम करने लगता है, न्यूक्लियर फोर्सेस काम करने लगते हैं, नाभिकीय बल काम करने लगते हैं। मुकेश समझ में आ गया, मुकेश समझ में आ गया। सर हेल्प मी, क्या हेल्प चाहिए यार। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से हल्के हल्के क्वेश्चन PYQs पूरे रखा हुआ है, जाकर के देखिएगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 से पूरा PYQs भर दिया है, बस और कुछ नहीं किया पेपर में, पेपर में और कुछ नहीं किया। चैप्टर 1 चैप्टर 2 से पूरा PYQ भर दिया है। सर हेल्प मी फिजिक्स का, अच्छा तुम फिजिक्स का पेपर देने बैठे हुए हो परीक्षा हॉल में और तुम मुझसे हेल्प मांग रहे हो। बहुत बढ़िया। तो सॉल्व करा दे पूरा पेपर रख करके, सॉल्व करा दे क्या, तो आज की क्लास का क्या होगा। आज की क्लास का क्या होगा जी। कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर सॉल्व करा दीजिए। आज की क्लास का जो टॉपिक पढ़ा उसका क्या करेंगे। अच्छा फिर 1 मिनट रुको, फिर पेपर लगाते हैं। 1 मिनट रुकोगे, पेपर लगाएं फिर बोर्ड पे, बोर्ड पे पेपर लगाना पड़ेगा, लगाते हैं फिर। नो 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 नो, कई सारे बच्चों का आंसर नो है। ठीक है चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अगर नो है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आज का टॉपिक ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, बाद में देखा जाएगा, पेपर वगैरह तो आते रहते हैं। पहले दूसरे चैप्टर से पूरा PYQ भर दिया था यार, ऐसा कुछ खास था नहीं, ठीक है, परेशान नहीं हो। ठीक चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को समझिए। चुंबकन, आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, हेडिंग डालिएगा चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। चूंकि बच्चे बहुत सारे कम हैं, बहुत कम बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे हो नहीं आप सभी, ठीक है, सारे बच्चे लगभग पेपर देने चले गए हैं। तो कितने बच्चे हो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, कितने बच्चे देख रहे हैं इस समय, कितने बच्चे देख रहे हैं। 77 बच्चे बस, 1013। अरे इतने ज़्यादा अभी पेपर देने नहीं गए क्या जी, 1000 लोग पेपर देने नहीं गए, ये कैसे हो गया, इतने सारे बच्चे पेपर देने नहीं गए। बारिश हो रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं बाबू, पहले और दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन पेपर बना दिया था बोर्ड वालों ने पहले, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। हम लोग को अनुमान था कि तीसरे चौथे से बनेगा, बट वो नहीं किया बोर्ड वालों ने, अचानक से पहला दूसरा चैप्टर डाल दिया। लेकिन उसमें भी क्या डाला था, सिर्फ PYQs डाले थे, सिर्फ PYQs डाले थे, अपने से कोई क्वेश्चन बना के नहीं डाला उन्होंने, बस सिर्फ PYQ डाल के पहला दूसरा चैप्टर परोस दिया आपके सामने, ठीक है, बस वही किया था। मैं देख लिया हूँ पूरा पेपर, मैंने देख लिया है, तो परेशान मत हो। अब देखो यहाँ पे चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये होता क्या है समझो थोड़ा सा। पहले जो टॉपिक लाया हूँ आपको, आज क्या करना है, आज पूरी थ्योरी है, तो आज पूरी थ्योरी है तो आपको घर में लिखना पड़ेगा, अभी समझ लो,
क्लास में समझने वाला काम कर लो, मैं फिर से क्षमा मांगूंगा आप सभी से, बट आज पूरी थ्योरी थी तो थ्योरी लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो समझाने का काम आज रहेगा क्लास में, लिखने का काम आपका आज घर पे रहने वाला है, ठीक है। पहले ही बता देता हूँ, गुस्सा करना हो तो कर लेना कमेंट बॉक्स में, बट आज थ्योरी बहुत ज़्यादा थी इसलिए लेकर के आया हूँ, समझो ध्यान से, बस ध्यान से समझो, ठीक है। चलो अब मैं आपको ध्यान से समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। देखिए दुनिया भर में जितने भी पदार्थ हैं, कल मैंने बताया था थोड़ा सा, दुनिया भर में जितने भी पदार्थ हैं, कौन है सिन्हा कॉलेज से भाई, सचिन को बताओ पहले, हो गया। बस करो बेटो, आप ध्यान से सुन लो, पहले प्लीज मेरी बात सुन लो, पढ़ लो, कहे नहीं पढ़ने में मन लगता तुम लोग का, ध्यान से सुन लो, पढ़ाई कर लो, छोड़ो ये सब बातें, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या कहने पा रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, देखो क्या कह रहे हैं। दुनिया भर में जितने भी पदार्थ होते हैं ना, जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, टिन, कुछ भी, प्लैटिनम, एनीथिंग, पानी, हवा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी, दुनिया में जितने भी पदार्थ आप देख पा रहे हो, प्लास्टिक से लेकर के हर चीज, स्टील कुछ भी, लकड़ी, लोहा, कुछ भी, दुनिया में जितने पदार्थ होते हैं उन सबको अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखूं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब इधर नॉर्थ पोल रख लो, इधर साउथ पोल रख लो, और इनके बीच में उस पदार्थ को रख दो, ऐसे लाके, उस पदार्थ को लाके ऐसे रख दो, तो उस पदार्थ का व्यवहार चेक करते हैं हम कि उस पदार्थ में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या वो पदार्थ चुंबकित हो रहा है, क्या वो पदार्थ चुंबक के मारे खिंच जा रहा है, क्या वो पदार्थ दूर भाग रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। मतलब क्या हुआ, अगर किसी में लोहे का गुण होगा, किसी में चिपकने का गुण होगा, तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूं ना, तो आपको बता दूं मैं, अगर उसमें चिपकने का गुण होता है तो वो इस दिशा में आकर के नॉर्थ पोल से चिपक जाता है, अगर उसमें चिपकने का गुण होता है तो वो इस दिशा में आके नॉर्थ पोल से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, और अगर उसमें चिपकने का गुण नहीं होता तो वो उस दिशा में चला जाता है, बिल्कुल क्षेत्र की दिशा में भाग जाता है, क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं प्यारे बच्चों कि भाई साहब यहां पे जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं ना, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र बाहर से आरोपित किया गया है, चेक करने के लिए कि हमारा जो पदार्थ है वो क्या है, चुंबकित होने वाला पदार्थ है या फिर नहीं, या फिर नॉर्मल कोई पदार्थ है। अब प्लास्टिक को रखिएगा तो क्या प्लास्टिक चुंबक से चिपकेगा, लकड़ी को रखिएगा क्या चुंबक से चिपकेगा, वहीं लोहा को रख दें, कोबाल्ट को रख दें तो ये सब चिपक जाएंगे चुंबक से, है ना, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे हम चेक करते हैं कि किन पदार्थों में चिपकने का गुण है, किस पदार्थ में नहीं है। तो जो बाह्य क्षेत्र होता है, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें इस पदार्थ को रखा जाता है, उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हम कहते हैं चुंबकन क्षेत्र। क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। जिस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम पदार्थ को रख करके चेक करते हैं कि वो चुंबकित होने वाला पदार्थ है या नहीं, ठीक है, तो फिर प्यारे बच्चों उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। ध्यान से देखिए परिभाषा क्या लिखोगे, परिभाषा लिखोगे जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वह चुंबकित हो जाता है। यहां से टा से टमाटर है, कौन सा टा है जानते हो ना, टा कौन सा है, ये टा, ये वाला, चुंबकित हो जाता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। उस चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र कहते हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र। तो चुंबकन क्षेत्र क्या होता है समझ गए, किसे कहेंगे चुंबकन क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें टेस्ट किया जा रहा है कि यह पदार्थ मेरा चुंबकित होने वाला है या फिर नॉर्मल पदार्थ है, उस पदार्थ उस क्षेत्र को हम कहेंगे चुंबकन क्षेत्र। वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है क्या सुशील, कहां से वीडियो प्रॉब्लम है जी, सही तो है, सही है ना, चलिए 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 बढ़िया बढ़िया। तो इस क्षेत्र की तीव्रता को H से प्रदर्शित किया जाता है। इसका SI मात्रक एम्पियर प्रति मीटर और CGS मात्रक ऑर्स्टेड है। क्या है, ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड आप जानते हैं ना, ऑर्स्टेड क्या होता है, ऑर्स्टेड आप जानते हैं अच्छे से, व्हाट इज ऑर्स्टेड, ठीक है, तो ऑर्स्टेड है, इसका SI मात्रक क्या है, ऑर्स्टेड। OERSTED, ऑर्स्टेड, ठीक है, इसका SI मात्रक क्या है, ऑर्स्टेड है, ठीक है। अब एक ऑर्स्टेड बराबर 80 एम्पियर प्रति मीटर होता है, इसे आप स्टार मार्क बना करके डिब्बे के अंदर डाल लीजिए, ठीक है।
ये एक ऑर्स्टेड में कितना एम्पियर पर मीटर होता है भैया? एक ऑर्स्टेड में 80 एम्पियर प्रति मीटर होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फिलहाल आप इतनी बात जान चुके हो चुंबकन क्षेत्र क्या होता है। चुंबकन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों को रखते हैं और चेक करते हैं कि वो पदार्थ चुंबकित होने वाला पदार्थ है या फिर चुंबकित होने वाला पदार्थ नहीं है। दो चीजें एक चीज हम जान चुके हैं, ठीक है। पहला चीज क्या है? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर प्रति मीटर है। और सीजीएस मात्रक इसका क्या है? ऑर्स्टेड है। एक ऑर्स्टेड में 80 एम्पियर प्रति मीटर होता है। सबको इतनी बात समझ में आ गई? सबको इतनी बात समझ में आ गई? 20 का आंसर बताइए सर। सपना पंडित पूछ रहे 20 का, ऑब्जेक्टिव का 20 का, ऑब्जेक्टिव का 20 का। 64 समरूप बूंदे हैं, 64 समरूप बूंदे हैं। 64 का वर्गमूल करिए, 4 आ जाएगा। 5 से गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20, 20 माइक्रोफैरड। सी नंबर ऑप्शन सही है। बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। अरे परीक्षा देते हुए भी यहाँ पे लाइव हो, ऑनलाइन हुआ। परीक्षा देते हुए भी ऑनलाइन हो, पूछ रहे हो सवाल परीक्षा भवन से सीधा। क्या बात है। एग्जाम हाल से पूछ रहा है, देख रहे हो। और कोई सा पूछना है? बताओ, बता दे। और कोई सा पूछना है जी? लेकिन मास्टर देख लिया ना क्लास में, कहेगा कि बताओ सौरभ सर ऐसा कर रहे हैं। 23वां भी पूछना है? 22वां क्या कह रहा है? 22वां बता ही दे फिर। 22वां सवाल है कि 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 10 माइक्रोकूलम का दिया हुआ है और माइनस 10 माइक्रोकूलम का दिया हुआ है ना। 22वां यही है। परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। कहा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका मान तो आपको पता है, 9 × 10 के घाते 9 होता है ना। Q1 Q2 कितना हो जाएगा? 10 × 10, ठीक है। 10 × 10 कितना हो गया? 100 हो गया। माइनस का आएगा 100, तो माइनस हम आगे लगा देते हैं। इंटू में 10 के घाते -6 -6 माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। बटे में R का वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, तो 40 × 10 के घाते -2 कर दिया, ठीक। ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। अरे इसका आंसर तो पता होता है, -2.25 जूल होता है ना शायद, -2.25 जूल होता है। सॉल्व कर लो इसे। तो सॉल्व कराया हूँ यार, पिछला वाला लेक्चर देख लेना, सब सॉल्व कराया। 2 की 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? कटा है यहाँ पे? कितने बार में कटेगा? 1/4πε0 जिसके घाते 9 हो गया। Q1 Q2 अपॉन में R, यही तो हो गया ना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर वैसे 2.25 जूल होता है शायद। सी नंबर ही होता है। तो बस दिया हुआ, तो परीक्षा में सॉल्व भी कराते थे। बस पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, निकाह की वैद्युत इससे जुड़ जा होगी। तो Q1 Q2 अपॉन में R, यही फॉर्मूला लगता है। Q1 रख दिया, Q2 रख दिया, 10 × 10 100 हो गया, माइनस का 100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद माइक्रोकूलम 10 के घाते -12 हो गया। और फिर उसके बाद बटे में 40 है, ठीक है। बटे में कितना है? 40 है, ठीक है। 40 यहाँ पे इसकी दूरी है, तो त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया ना। 40 ये कितना है? मेरे पास में विजिबल नहीं है ठीक से, बताओ जरा से कितना है? 40 है। एक बार परीक्षा थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के बताना कितना है। -2.25 जूल आएगा ना। हाँ, तो इसे सॉल्व कर लो अपना, -2.25 जूल आ जाता है। सी नंबर ऑप्शन इसका होता है, ठीक है। और बताओ, और बताओ कौन सा क्वेश्चन है? और बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? और कोई क्वेश्चन पूछना है? 25वां नंबर, 27वां नंबर, 25वां नंबर पूछ रहे हो ज़्यादातर बच्चे। 25वां नंबर में क्या है भाई? एक नैनो फैरेड जो होता है ना, वो होता है 1 × 10 के घाते -9 फैरेड। -9 होता है प्यारे बच्चे, नैनो मतलब -9। और बताओ, और कोई क्वेश्चन पूछना है? 33 नंबर तो क्वेश्चन ही नहीं है, जी सही है। 17 पूछना है? चलो भाई 17 बता देता हूँ। 17 क्या है? 5 माइक्रोफैरेड के प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैरेड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है? अच्छा, तो 2 माइक्रोफैरेड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है बताओ? 17 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। 5 माइक्रोफैरेड प्राप्त करना है, तो अगर आप इन दोनों को किस में जोड़ दो? 2 को अगर आप इसमें जोड़ दो, 2 को समांतर क्रम में जोड़ दो तो 4 हो जाएगा। 2 को समांतर क्रम में जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा।
इसके साथ जो है ना, इसके साथ आपको श्रेणी क्रम में किसको जोड़ना पड़ेगा, मतलब 4 संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगी कुल मिला के, 4 संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगी। दो दो समांतर क्रम में 4 हो गए, फिर इनको जो है ना किसी के साथ उसमें जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे करके, ऐसे 2 श्रेणी में जोड़ने पड़ेगा, ऐसे करके, ऐसे ये दुई दुई, इन दोनों का क्या हो जाएगा, श्रेणी 1 आएगा, इन दोनों का समांतर 4 आएगा, 4 और 1 समांतर में होकर के 5 बना लेंगे। समझ में आई बात। तो 4 संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगी कुल मिला के। तो 17 नंबर का ऑप्शन होगा 4। और कोई हो गया सारे? 28 भी चाहिए? अरे यार तुम लोग के बड़े दिक्कतें हैं, 28 क्वेश्चन भी चाहिए। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी भौतिक राशि संधारित्र के लिए समान रहती है? समांतर क्रम संयोजन में हमेशा विभवांतर समान रहता है भाई। 28 नंबर वहां विभवांतर होगा सी। और कोई? 23? बस हो गया। अब नहीं बताएंगे, अब नहीं बताएंगे। वैद्युत द्रव्य की निरक्षीय स्थिति में व्यंजक शून्य होता है यार। हो गया, चलो करो अपने से यार, आसान आसान पेपर है उसमें भी पूछ रहा हूँ। चलो अगला देखो क्या है। अगला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो पहले तो समझिए, ये वाला समझ में आ गया सारे बच्चों को, ये वाला समझ में आ गया ना। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, मतलब वो बाह्य क्षेत्र होता है जिसमें किसी भी पदार्थ को रख करके चेक करते हैं उसमें चुंबकीय गुण है कि नहीं है। ठीक है, इस बाह्य क्षेत्र को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है। बहुत आसान चीज है, ध्यान से सुनोगे समझ जाओगे, ध्यान से सुनोगे समझ जाओगे। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है प्यारे बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप किसी भी प्रकार का चुंबक ले जाके रख दो, किसी प्रकार का क्या ले जाकर रख दो, कोई भी पदार्थ ले जाके रख दो। मान लो यहाँ पे हमने एक पदार्थ ऐसे ले जाके रख दिया, क्या रख दिया, एक पदार्थ ले जाके हमने रख दिया। अब इस पदार्थ को जब आपने रखा है, देखें ध्यान से, आपने एक पदार्थ को ले जाके ऐसे रख दिया। अब ये पदार्थ में ना चुंबक का गुण आ गया। आपको मैं बता दूं, जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कोई पदार्थ लेकर के जाके रखते हैं, तो उस पदार्थ में जब चुंबकीय बल रेखाएं उसके अंदर से गुजरती है ना, ध्यान सुनिए मैंने क्या कहा, फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए इधर नॉर्थ पोल है और इधर क्या है, किसी चुंबक का साउथ पोल है, इसके बीच में मैं कोई पदार्थ ले जाके रख देता हूं ऐसे करके, और यहाँ पे क्या होता है, फिर जो बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं इसके भीतर से होकर के गुजरने लगती हैं। जब चुंबकीय बल रेखाएं इसके भीतर से होकर के गुजरने लगती हैं, तो इसके अंदर भी एक प्रकार का चुंबकीय गुण आ जाता है, इसके अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाता है प्यारे बच्चों। ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, मैं आपको बता दूं, ये भी किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसमें भी इधर तरफ नॉर्थ पोल अपने आप आ जाएगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा नॉर्थ पोल, और इधर अपने आप साउथ पोल प्रकट हो जाएगा। वास्तव में पहले ये कोई एक पदार्थ हुआ करता था जो चुंबक नहीं था, लेकिन जैसे ही इसको मैं इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूं, तो चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर से गुजरने लगती हैं, और ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। और ये चुंबक कैसा व्यवहार करेगा, बिल्कुल तत्क्षण चुंबक, स्थायी चुंबक नहीं है, अस्थायी चुंबक है। ऐसे चुंबक को कहते हैं अस्थायी चुंबक। वापस से इसको ले जाके फील्ड से बाहर रखोगे ना, वापस से चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रखोगे, ये नॉर्मल बन जाएगा, फिर से इसके अंदर चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये चुंबकीय क्षेत्र में है, ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल, एक सिरा साउथ पोल बन जाएगा, और नॉर्थ पोल से निकलने लगेगी बल रेखाएं, नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकल के साउथ पोल में जाने लगेंगी कुछ इस तरीके से, नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकल के ऐसे से साउथ पोल में जाने लगेंगी कुछ इस तरीके से। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया। तो यहां पे जब भी कोई पदार्थ को लाके रखने पर उस पदार्थ के भीतर भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए, तो अब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2-2 बन गई। अब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, 2 हो गई। कौन कौन सी हो गई, एक तो इस पदार्थ के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया, इस पदार्थ के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक तो पैदा हो गया, और एक बाहर से जो चुंबकीय क्षेत्र था वो अलग, बाहर से जो चुंबकीय क्षेत्र था वो अलग, और इस पदार्थ के कारण अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र बन गया। क्योंकि ये पदार्थ क्या बन चुका है, एक अस्थायी चुंबक बन चुका है, एक अस्थायी चुंबक। क्या लिखोगे, अस्थायी चुंबक बन लिखोगे। ये पदार्थ एक प्रकार का अस्थायी चुंबक बन चुका है। अगर इसे फील्ड से बाहर निकाल के रख दोगे तो वापस नॉर्मल बन जाएगा, लेकिन अभी जब तक फील्ड में है, ये कैसा व्यवहार कर रहा है, ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जा रहा है। इसमें भी चुंबकीय गुण पैदा हो गया, एक नॉर्थ पोल बन गया, एक साउथ पोल बन गया, नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकल के साउथ पोल में जाने लगी, तो इस
इस इलाके में, इनके चुंबकों के बीच में इलाके में दो प्रकार के क्षेत्र पैदा हो गए। एक तो बाह्य क्षेत्र पहले से जो मौजूद था, एक पहले से जो मौजूद बाह्य क्षेत्र था, और एक जो है इस चुंबक के कारण, इस पदार्थ के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र आया। तो दो प्रकार के क्षेत्र पैदा हुए, पदार्थ के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र आया, पदार्थ के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र आया, चुंबकीय क्षेत्र आया। तो आपने ये देखा दो प्रकार के क्षेत्र हो गए, एक तो पहले से मौजूद चुंबकीय क्षेत्र था, एक इस पदार्थ के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो बीच में दो दो क्षेत्र हो गए। इन दोनों क्षेत्रों का जो सदिश योग होता है, इन दोनों क्षेत्रों का अगर मैं सदिश योग कर दूं, जोड़ दूं, इन दोनों क्षेत्रों को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो यहाँ पे दोनों चुंबकों के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कुल तीव्रता आ जाती है। क्या आ जाती है? कुल तीव्रता आ जाती है, कुल तीव्रता, कुल तीव्रता। अगर मैं बाह्य क्षेत्र जो है और इस पदार्थ का अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र, दोनों को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं, दोनों को जोड़ दूं, तो क्या आ जाएगा? कुल तीव्रता आ जाएगा। कुल तीव्रता को हम किससे दिखाते हैं? बी से दिखाते हैं। कुल तीव्रता को किससे दिखाते हैं? बी से दिखाते हैं। बात समझ में आया? बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, देखिए ध्यान से। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, तो वह पदार्थ भी चुंबकित हो जाता है। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो पदार्थ भी चुंबकित हो जाएगा। इस स्थिति में पदार्थ के अंदर दो कारकों से बल रेखाएं उपस्थित रहती हैं, दो कारकों से। कौन कौन सी? पहला तो पदार्थ के चुंबकित होने से, पहला तो पदार्थ के चुंबकित हो गया है पदार्थ, तो उसमें उत्पन्न चुंबकत्व के कारण, उसमें खुद उत्पन्न चुंबकत्व के कारण चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं उसके अंदर से, उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। पदार्थ खुद एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने लग जा रहा है ना, क्योंकि वो खुद ही चुंबक बन गया है। और एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पहले से है, एक चुंबकन क्षेत्र के कारण, जो बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगा है उसके कारण। काहे रोग आ रहे हो जी? कल वाला टॉपिक नहीं पढ़ाइएगा, कल वाला टॉपिक ही है, हेडिंग डालिएगा चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। जब शब्दावली कंप्लीट हो जाएगी तभी कल वाला टॉपिक को अच्छे से समझ पाइएगा। पहले आपको शब्दावली सारी लिखनी पड़ेगी, ठीक है? शब्दावली लिखिएगा, उसके बाद ही हम लोग प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय और अनुचुंबकीय पे आएंगे। लाए हैं भाई, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, निचवा लाए हैं, विश्वास रखा करो थोड़ा सा। ये देखो हेडिंग डालोगे, इसको अभी पढ़ाएंगे, लेकिन ये तब समझ में आएगा जब तुम यहाँ पे देखो आपेक्षिक चुंबकशीलता जान पाओगे। यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल है आपेक्षिक चुंबकशीलता, जब यहाँ पे शब्द इस्तेमाल है चुंबकीय क्षेत्र। ये सब चीजें जब जान पाओगे तभी ना आप इसको समझ पाओगे। इसको समझने के लिए आपको ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ ये समझना जरूरी है, ठीक है? तो पहले डालोगे चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, उसके बाद शब्दावलियां लिखोगे पहले, ठीक है, 1 2 3 4, फिर उसके बाद उसको समझोगे, ठीक है? तो हेडिंग डाल लेना, ये पहले डालना चुंबकीय क्षेत्र, पहले चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र, बाहर वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है इसे चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चुंबकन क्षेत्र कहते हैं, कैपिटल एच से शो करते हैं। दूसरा चीज मैंने कहा क्या? दूसरा चीज समझाया, दूसरा चीज आपको समझाया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण। क्या समझाया? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण समझाया। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है बताइए? सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। गुलशन यार पढ़ाने दोगे आज कि नहीं पढ़ाने दोगे? पहले बताओ तुम लोग, मैं क्लास बंद कर दूंगा, मैं कमेंट बंद कर दूंगा। पहले तो मैं कमेंट बंद कर दूंगा, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा। शांति से पढ़ लो, पढ़ना है तो। देखो यहाँ पे, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ भी कैसा हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। इस स्थिति में पदार्थ के अंदर दो कारकों से बल रेखाएं उपस्थित रहती हैं। पहला कारक तो ये होता है जो पदार्थ खुद चुंबक बना है उसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं। दूसरा कारण यह है कि चुंबकन क्षेत्र के कारण बल रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं। इन दोनों कारण से पदार्थ के अंदर किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता, कैसी तीव्रता? परिणामी तीव्रता, यानी दोनों तीव्रताओं को जोड़ो। कौन कौन सी तीव्रता जोड़ो? एक तो जो बाहर से क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये वाला क्षेत्र की तीव्रता। कौन वाला? जो बाहर से, ये बाहर देख रहे हो ना बल रेखाएं, ये वाली क्षेत्र की तीव्रता, पदार्थ के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये वाली क्षेत्र की तीव्रता, दोनों को जोड़ो। कौन कौन से? बाह्य क्षेत्र की तीव्रता इसे, और जो पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसे, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा? कुल तीव्रता निकल के आएगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन दोनों कारणों से पदार्थ के अंदर किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। बी मतलब जान गए हो क्या होता है? बी मतलब अब जान गए हो क्या होता है? बी क्या है? बी क्या है? कुल तीव्रता है। बी क्या है? कुल तीव्रता है। जब मैं बी बोलूं तो इसका मतलब कुल तीव्रता। जब पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो पदार्थ के अंदर भी क्या उत्पन्न हो गया? पदार्थ के अंदर भी चुंबकीय गुण आ गया।
जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो पदार्थ के अंदर क्या उत्पन्न हो गया, एक प्रकार का चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया। पदार्थ में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन गए, नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकलने लगी, साउथ पोल में प्रवेश करने लगी। अच्छा, इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से हुआ ये कि पदार्थ के भीतर दो दो तीव्रताएं पैदा हो गई। एक तो पदार्थ की अपनी खुद की तीव्रता, जो पदार्थ चुंबक बन चुका है तो उसकी खुद की तीव्रता, और एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो निकल के आएगा बी। क्या निकल के आएगा, बी निकल के आएगा। तो बी समझ में आ गया क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण कोई बोले, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, दोनों की तीव्रताओं का योग होता है, बाहर वाली और खुद वाली। चलिए अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चुंबकन तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता क्या होती है, आई। जब भी आई पूछे तो आई का मतलब होता है एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। सिंपल से लाइन याद रखिए, एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को ही हम क्या कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है ये सारी शब्दावली, ठीक है। क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता कहते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस काटना है, इसको काटो, इसको काट देना, ठीक है। देखो क्या लिखा है, चुंबकन क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ, चुंबकन क्षेत्र आप जान रहे हो, चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, ये जो बाहर वाला क्षेत्र होता है हम इसे क्या कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। चुंबकन क्षेत्र कहते हैं बाहर वाले क्षेत्र को। अब इस चुंबकन क्षेत्र में अगर कोई पदार्थ स्थित है, कोई पदार्थ रखा हुआ है, कोई पदार्थ रखा हुआ है, मान लो इस तरीके से कोई पदार्थ रखा हुआ है, चुंबकन क्षेत्र में अगर कोई पदार्थ रखा हुआ है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक प्रकार का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो जाता है। उसके अंदर एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो इसका होगा कैपिटल एम, और जो इसका आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा वी, इन दोनों को भाग कर देना है। जो पदार्थ रखे हो ना उस पदार्थ का आयतन वी और जिसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है एम, इन दोनों को भाग कर दोगे तो आई बराबर कितना होगा, एम अपॉन में वी। एकांक इसको हम क्या कहते हैं, अगर v का वैल्यू 1 रख दें, अगर हम v का वैल्यू 1 रख दें तो बताओ क्या हो जाएगा, v का वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे 1 मीटर क्यूब रखोगे, I बराबर m हो जाएगा। मतलब जो भी चुंबकन की तीव्रता होगी वास्तव में वो द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो जाएगी। चुंबकन की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। I बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। I बराबर m कब होगा, जब v बराबर 1 रख दोगे। यानी एकांक आयतन में जो भी आपका द्विध्रुव आघूर्ण होगा ना, जब v बराबर 1 रखोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर, v बराबर 1 रख दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर m बचेगा। m बराबर क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। तो एकांक आयतन में जो भी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वही हमारा चुंबकन की क्या कहलाता है, चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। तो आपसे कोई पूछे चुंबकन की तीव्रता क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, प्रति एकांक आयतन, हर एक आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जितना उत्पन्न हो रहा है, अगर v का वैल्यू 1 रख दें इसका मतलब प्रति एकांक आयतन। v का वैल्यू 1 रखने का मतलब क्या हुआ, वो उसका पदार्थ का आयतन कितना लिया हमने, पदार्थ का आयतन लिया 1 मीटर क्यूब का आयतन। अब इस 1 मीटर क्यूब के आयतन में जितना उसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ है, पैदा हुआ है, उसी को हम क्या कहेंगे, उस पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता कहेंगे, उस पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे। I बराबर होता है m अपॉन में v, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अगर m की जगह पर हम रख दें प्यारे बच्चों, m की जगह पर रख दें कि स्मॉल m इंटू 2l, आप जानते हैं ना m बराबर तो स्मॉल m इंटू 2l भी होता है। इसका कैपिटल M जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वास्तव में ध्रुव सामर्थ्य और चुंबक की लंबाई, ध्रुव सामर्थ्य और चुंबक की लंबाई का गुणनफल होता है। अब ये बात जानते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि v बराबर अगर मुझे निकालना हो, अगर मेरी चुंबक की लंबाई 2l हो और चुंबक का क्षेत्रफल जो है ना मेरे पास दिया हुआ हो a, क्षेत्रफल a दिया हुआ हो और चुंबक की लंबाई 2l दी हो, तो क्या आप जानते हैं आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई। क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर मुझे चुंबक का इस समय आयतन निकालना हो जबकि चुंबक का यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हो a और चुंबक की लंबाई 2l दिया हो, तो आयतन जो होता है ना v वास्तव में होता है क्षेत्रफल गुणे में लंबाई। तो जो हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा क्या हो जाएगा, v की जगह रखेंगे a इंटू में 2l, क्षेत्रफल गुणे में लंबाई, 2l से 2l कट जाता है। यहाँ पे जो चुंबकन की तीव्रता आती है I जो आती है ना वास्तव में m अपॉन a भी आती है, स्मॉल m अपॉन में a। या आप कह सकते हैं स्मॉल m यहाँ पे क्या है, ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य।
स्मॉल m क्या है, ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य, और a क्या है, a है हमारा क्षेत्रफल किसी भी चुंबक का। तो चुंबक के ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य और चुंबक के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भी चुंबकन की तीव्रता ही कहलाता है। बातचीत कर लो बेटा, बातचीत कर लो, कर लो कर लो कर लो, खूब बातचीत कर लो, खूब बातचीत कर लो। तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर होता है। आई का मात्रक कितना होता है, एम्पियर प्रति मीटर होता है। आप इसका मात्रक निकाल सकते हो। आप स्मॉल m का मात्रक जानते हो क्या होता है, स्मॉल m होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है स्मॉल m, एम्पियर मीटर होता है। और a का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है ना, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर इसका मात्रक बचेगा। तो एम्पियर प्रति मीटर इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो एम्पियर प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। यह राशि किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उत्पन्न चुंबकन की मात्रा को व्यक्त करती है। कितनी बढ़िया बात बोल रहा है। जो आई है ये क्या व्यक्त कर रहा है, आई व्यक्त कर रहा है, आई बता रहा है कि किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में जब रखा है तो उस पदार्थ में कितना अपने अंदर चुंबकन को धारण करने की क्षमता है, वो कितना चुंबकित हो सकता है, उसके चुंबकन की मात्रा को व्यक्त करता है। जैसे कोई लोहा रख दिया तो लोहा के अपने अंदर चुंबक का गुण धारण करने की क्षमता ज्यादा है। अगर मैं प्लास्टिक को रखूंगा, लकड़ी को रखूंगा चुंबकीय क्षेत्र में, क्या लकड़ी चुंबक बन जाएगी, क्या लकड़ी चुंबक बन जाएगी? इसका मतलब लकड़ी का क्या है, लकड़ी के चुंबकन की मात्रा कम है, लकड़ी के चुंबकन की मात्रा कम है, आई की वैल्यू लकड़ी के लिए कम है। जबकि लोहे को मैं रखूंगा चुंबकीय क्षेत्र में तो लोहा जल्दी चुंबक बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या है, चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उसमें उत्पन्न चुंबकन की मात्रा को व्यक्त करता है, कितना चुंबकन उसके अंदर उत्पन्न हुआ है, कितना चुंबकन आया है। तो चुंबकन की मात्रा आई बराबर कितना हो जाएगा, एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m, ठीक है, क्या कहलाता है, उस पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता कहलाता है। ये आप स्मॉल m अपॉन में a से भी निकाल सकते हैं, यानी कि ध्रुव प्राबल्य और क्षेत्रफल, पदार्थ का ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य बटे में उसका क्षेत्रफल, पदार्थ का जो चुंबकन क्षेत्र में रख रहे हो पदार्थ उसका, ठीक है। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, ये भी हमारा कहलाता है हमारा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय प्रवृत्ति, इसे कहते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी कहते हैं प्यारे बच्चों से, ठीक है। तो क्या होता है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, थोड़ा सा समझिएगा। सब चीजें सही बनाई थी यार, ये गलत कैसे हो गई समझ नहीं आ रहा। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। देखो 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 क्या लिखा है, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता, जिसे आप अभी आई पढ़ के आए हो, आई पढ़ के आए हो, और इसके पहले आपने क्या पढ़ा है, चुंबकन क्षेत्र यानी कि H पढ़े हो, चुंबकन क्षेत्र क्या पढ़े हो, H पढ़े हो, के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो अगर कहीं लिखा हो चुंबकीय प्रवृत्ति तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, काई से, इसे सिंबल है काई का, इसे कहते हैं काई, क्या कहते हैं, काई। इस तरीके का एक ग्रीक सिंबल है, इसे क्या कहते हैं, ग्रीक सिंबल, ये ग्रीक सिंबल है इस तरीके का काई। और इस काई बराबर क्या होता है, पदार्थ का जो आपका चुंबकीय तीव्रता है आई, और जो चुंबकन क्षेत्र था, जो बाहर से क्षेत्र आरोपित किया गया था H, इन दोनों का जो अनुपात होता है ये कहलाता है काई। तो काई बराबर क्या होता है, I बाई H, याद रखिए काई बराबर I बाई H, काई बराबर I बाई H, याद रहेगा, काई बराबर I बाई H। फॉर्मूला कोई पूछे काई बराबर तो क्या आपका आंसर होगा I बाई H। आई क्या है, चुंबकन की तीव्रता है, इंटेंसिटी है, एक इंटेंसिटी क्या होता है, आई क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न हो रहा है पदार्थ के अंदर, उसे ही हम आई कहते हैं। एच क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो लग रहा है उसे हम एच कहते हैं। इन दोनों का जो अनुपात है ये क्या कहलाता है, काई कहलाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या चीज लिखा है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, यह एक विमाहीन राशि है। क्यों विमाहीन हो गई बताइए, आई का जो मात्रक अभी आपने देखा था पीछे, आई का मात्रक देखिए क्या लिखा है, एम्पियर प्रति मीटर, आई का मात्रक। एच का मात्रक देखिए, एच का मात्रक देखिए, एच का मात्रक देखिए एम्पियर प्रति मीटर। एच का मात्रक भी एम्पियर प्रति मीटर है, आई का मात्रक भी एम्पियर प्रति मीटर है। दोनों को ऊपर नीचे रखोगे, जब दोनों को ऊपर नीचे रखोगे, आई का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर, दोनों कट नहीं जाएंगे, तो काई का कोई मात्रक बचेगा क्या अपना, काई का अपना कोई मात्रक बचेगा,
काई का अपना खुद का कोई मात्रक बचेगा? नहीं बचेगा। तो कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन होती है, विमाहीन होती है, दोनों चीजें। इसकी विमा भी नहीं होती, मात्रक भी नहीं होता। ठीक है, चलिए। चुंबकीय प्रवृत्ति किसी पदार्थ का भी होता क्या? इन्वर्टेड कॉमा में डाल के लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में डाल के लिखोगे। ठीक है, क्या होता है चुंबकीय प्रवृत्ति? इन्वर्टेड कॉमा में डाल के लिखोगे, चुंबकीय प्रवृत्ति किसी पदार्थ का वह गुण है जो हमें यह बतलाता है कि उस पदार्थ में कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। अब बताओ जरा कि एक पदार्थ का एक गुण है, एक पदार्थ का एक गुण है चुंबकीय प्रवृत्ति, क्या है? क्वालिटी है। एक क्वालिटी ऐसी जो ये क्वालिटी हमें बताती है कि उस पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको लकड़ी को चुंबकित करना पड़ जाए तो लकड़ी को आसानी से चुंबकित किया जा सकता है कि लोहे को? हाँ, तो अलग अलग पदार्थों का एक निश्चित अपना खुद का गुण जो ये बताता है कि उस पदार्थ को कितनी आसानी से हम क्या कर सकते हैं? चुंबक बना सकते हैं, चुंबकित कर सकते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो हमें यह बताता है कि किसी पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। काई से प्रदर्शित करते हैं, I/H अनुपात होता है, मात्रक नहीं होता, विमा नहीं होती, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निरपेक्ष चुंबकशीलता, ये क्या होता है? निरपेक्ष चुंबकशीलता, इसे समझेंगे। निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आपने म्यू जीरो पढ़ा होगा। इस म्यू जीरो को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू जीरो को क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। आज आप चुंबकशीलता शब्द को समझने वाले हो। चुंबकशीलता क्या होता है, निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या होता है, ये समझने वाले हो। ठीक है, चुंबकशीलता। म्यू जीरो क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू जीरो का मान कितना होता है? 4 पाई × 10⁻⁻7 होता है। इसका मात्रक कितना होता है? हेनरी पर मीटर होता है। याद है सब कुछ? याद है सब कुछ? मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। ये सारी चीजें याद रखा करिए, इसकी विमा वगैरह भी याद रखा करिए। ठीक है, विमा कितना होता है, ये सब चीजें निकलवाई थी आपको। चलिए, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। किसी पदार्थ को चुंबकत्व, चुंबकन क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी B और चुंबकीय क्षेत्र यानी H के अनुपात को उस पदार्थ का निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। तो निरपेक्ष चुंबकशीलता अगर आपसे कोई पूछे म्यू क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि B/H। B और H के अनुपात को कहते हैं। B क्या है, याद आया? B क्या है, याद आया? जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ का अपना खुद का चुंबकीय यहाँ पे प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, पदार्थ के खुद के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र और पदार्थ का खुद का चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों को जब हम जोड़ देते हैं तो जो कुल चुंबकीय क्षेत्र आता है उसे हम B कहते हैं। दोनों क्षेत्रों को जब जोड़ देते हैं तो कुल चुंबकीय क्षेत्र B होता है। H क्या है? H सिर्फ बाहर वाला क्षेत्र है। H क्या है? सिर्फ बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ बाहर वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो H हो जाएगा। तो B और H इन दोनों का जो अनुपात होता है प्यारे बच्चों, इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए, चुंबकशीलता, इसे पारगम्यता भी कहते हैं। याद रखिए, पारगम्यता, पारगम्यता, इसका क्या मतलब होता है? पार मतलब पार, आर पार होना, गम्यता मतलब जाने देना, जाने देना, गम्यता यानी जाने देना। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ का वो गुण होगा कि जब उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं को वो पदार्थ अपने अंदर से कितना जाने देता है। पदार्थ क्या करता है? पदार्थ के भीतर से ये चुंबकीय बल रेखाएं पास हो जाती हैं, ऐसे घुस जाती हैं, आर पार निकल जाती हैं। लेकिन अगर पदार्थ नहीं चाहेगा कि चुंबकीय बल रेखाएं ना गुजरे तो चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरेगी। बहुत सारे पदार्थों नहीं चाहते कि चुंबकीय बल रेखाएं उससे गुजरे, जैसे लकड़ी वगैरह नहीं चाहती। जब लकड़ी को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो लकड़ी अपने अंदर से चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरने देती, कहते हम नहीं गुजरने देंगे, जो करना कर लो। अब बताओ, जब उसके अंदर से चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरेगी तो चुंबक बन पाएगी बेचारी? प्लास्टिक को रखेंगे, कागज को रखेंगे, क्या चुंबक बन जाएंगे? ये सब नहीं बन पाते क्योंकि अपने अंदर से चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरने देते। तो पारगम्यता मतलब समझ पाए? चुंबकशीलता मतलब, चुंबकशीलता पारगम्यता एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो चुंबकशीलता लिखा रहे, कहीं पारगम्यता लिखा रहे, दोनों एक ही चीज है। क्या होता है ये वह गुण होते हैं जो पदार्थ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को निर्धारित करता है। गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, यानी जितना ज्यादा बल रेखाएं गुजर रही है पदार्थ से जितना ज्यादा बल रेखा गुजर रही है, इसका मतलब उसकी चुंबकशीलता उतनी ज्यादा है। पदार्थ से जितना कम बल रेखा गुजर रही है, इसका मतलब उसकी चुंबकशीलता उतनी कम है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, यदि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता या पारगम्यता अधिक है,
अगर किसी पदार्थ की चुंबकशीलता या पारगम्यता ज्यादा है, मतलब ज्यादा बल रेखा गुजर रही है उसके अंदर से, तो इसका मतलब है तो उससे होकर अधिक बल रेखाएं गुजरेंगी, उससे अधिक बल रेखा गुजरेगी, वो जल्दी चुंबक बन जाएगा भाई, वो तो चुंबक ही बन गया फिर तो। बात समझ में आया? सर आपका शादी हो गया? अरे शादी कहाँ हुआ है जी, हमारे ऑफिस ऑपरेटर हैं जो हमें चाय पिला देते हैं। शादी हो गया है, ये ऑफिस है हमारा, यहाँ आए हैं हम, यहाँ चाय मिलता है, घर में थोड़ी बैठे हैं। आप लोग को क्या लगता है हम घर में बोर्ड लगा के पढ़ा रहे हैं? पूछ रहा शादी हो गया है, शादी कहाँ होगा जी, मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है शादी उदी करने का, सच बता रहा हूँ। एक होता है ना कि उद्देश्य होता है, सोचा होता है इंसान कि हाँ इस समय शादी करेंगे उस समय शादी करेंगे, मेरा उद्देश्य भी नहीं है। क्योंकि लाइफ में जो चीज़ें सोच रखी थी, जो चीज़ें मैंने सोच रखी थी ना 18-19 साल में कि भाई लाइफ को ऐसे सेट करेंगे, मैंने 19 साल में सब सोच लिया था। आपको मैं बता दूं, 19 साल में मैंने सोच लिया था मैं इस साल में आईएएस बनूंगा, इस साल में ये करूंगा, इस साल में वो करूंगा, इस साल में बीटेक कंप्लीट कर लूँगा। मैंने 19 साल में सब कुछ सोच रखा था, हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। जब हुआ कुछ नहीं तो फिर मैं जिधर जा रही है ज़िंदगी जाए, शादी उद्दी अब नहीं करेंगे। अगर सब कुछ मेरे सोचे हिसाब से हो जाता तो फिर कर लेते, अब तक तो हो ही जाती। बट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा रहे हैं अपना, जब तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब होगा तो देखा जाएगा। अब आपके एक टीचर कर रहे हैं शादी, आप सभी के एक टीचर जल्द ही शादी कर रहे हैं, वो कौन है अभी तो सस्पेंस है, बताएंगे कभी, अभी सस्पेंस है। अच्छा नाम लिखने लग गए सारे लोग। बढ़िया है बढ़िया, पहचान तो गए हो, पहचान तो गए हो। हाँ अरे अभी ज़्यादा उम्र थोड़ी है यार मेरी, तुम लोग को क्या लगता है कि मैं बुढ़ा गया हूँ? मैं कुलदीप सर से छोटा हूँ, कुलदीप सर हमसे 2 साल बड़े हैं, पता है कि नहीं? वो टेंशन इतना रहता है, पॉल्यूशन वॉल्यूशन इतना है, मैं कोई क्रीम व्रीम लगाता नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा काला पड़ गया हूँ बस, और वही बात थोड़ी है। तुम लोग क्या लगता है 80 साल का हूँ मैं? चलो आगे, आगे देखो, आपेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है ये, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता या रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, ध्यान से सुनो। इसको म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं यार, म्यू आर, म्यू आर। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना समझ जाओगे। मतलब समझो, अगर मान लो कि यहाँ पर वायु है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वायु है, सिर्फ हवा है, कुछ नहीं रखा, तो हवा की भी तो चुंबकशीलता होती होगी। क्या हवा की चुंबकशीलता नहीं हो सकती? हवा में से बल रेखा गुजर रही है, हवा अपने अंदर से जाने दे रही है कि नहीं? हवा अपने अंदर से गुजरने दे रही है कि नहीं बल रेखाओं को? हवा जब अपने अंदर से बल रेखाएं गुजरने दे रही है तो क्या हवा की चुंबकशीलता नहीं होनी चाहिए? चुंबकशीलता क्या होती है? अपने अंदर से गुजरने देने वाली बल रेखाओं की संख्या। चुंबकशीलता यही तो है कि अपने अंदर से बल रेखाएं जितनी गुजरने दे रहा है उसकी संख्या। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी और चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या है? क्या पारगम्यता वह गुण है जो पदार्थ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को निर्धारित करता है। निर्धारित करने का मतलब ये नहीं है कि संख्या ही है, निर्धारित करने का मतलब है वो अपने अंदर से कितनी गुजरने देना चाहता है, उसकी इच्छा कितनी है गुजरने देने की। तो निर्वात या वायु की जो गुजरने देने की क्षमता होती है अपने अंदर से, निर्वात या वायु जितनी बल रेखाएं अपने अंदर से गुजरने देना चाहता है वो है म्यू नॉट, उसको म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, उसको म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई पदार्थ रख दिया इसके भीतर, कोई पदार्थ रख दिया, मान लो लोहा सोना चांदी कुछ भी रख दिया, अब इस पदार्थ से कितनी बल रेखाएं, ये पदार्थ अपने अंदर से कितनी गुजरने देना चाह रहा है, इस पदार्थ की जो चुंबकशीलता होगी हम उसे म्यू से प्रदर्शित करेंगे। तो पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू और निर्वात या वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट, इन दोनों का जो अनुपात लीजिएगा, म्यू और म्यू नॉट का अनुपात लीजिएगा ना, इसी को हम कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर। क्या कहते हैं? रिलेटिव सस्पेक्टिव, रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। तो रिलेटिव परमेबिलिटी समझ में आया, पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात या वायु की चुंबकशीलता का अनुपात होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। नोट कर लीजिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अब आते हैं आपका टॉपिक प्रतिचुंबकत्व, लौ चुंबकत्व और अनुचुंबकत्व।
छोटा छोटा सा टॉपिक है, 5 टॉपिक है, लिखना है आपको कॉपी में, 5 टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं। पहला टॉपिक क्या कहता है, देखिए इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता जान चुके हैं अब आप, म्यू आर। आपेक्षिक चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता जो कि निरपेक्ष चुंबकशीलता है, और निर्वातीय वायु की चुंबकशीलता, इन दोनों का जो अनुपात होता है म्यू आर, ये क्या होता है, 1 से कम होता है। 1 से कम होता है किसके लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। तो जब भी आपके बारे में आए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, वे सारे पदार्थ जिनके लिए चुंबकशीलता का मान क्या होना चाहिए, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से थोड़ा ज्यादा होता है। इसके लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान म्यू आर का मान क्या होता है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा, इसके लिए क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्या होता है, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत अधिक होता है, 1 से बहुत ज्यादा होता है। तो 3 चीजें आपने पढ़ लिया। पहला चीज, म्यू आर का मान जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए 1 से कम होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए एक थोड़ा सा 1 से ज्यादा होता है, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए 1 से बहुत ज्यादा होता है म्यू आर का मान। क्या बात मेरी समझ में आ गई? ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान से सुनो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम किन पदार्थ के लिए होता है। 3 ऑप्शन दे देगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो 1 से कम किसके लिए होता है, आपका आंसर होगा प्रतिचुंबकीय। बात खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। दूसरा देखिए, यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्के से चुंबकित होते हैं। क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, क्षेत्र की दिशा में चुंबकित नहीं होते, क्षेत्र की उल्टी दिशा में चुंबकित होते हैं। क्षेत्र की उल्टी दिशा में चुंबकित होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये बाहर चले जाते हैं, विपरीत होता है, प्रतिकर्षण होता है। इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण का गुण दिखाते हैं। ये क्षेत्र के उल्टा दिशा में चुंबकित हो रहे हैं, उल्टा दिशा में चुंबकित होंगे तो प्रतिकर्षण करेंगे ये, तो ये प्रतिकर्षण करने वाले हैं, इसीलिए तो इनका नाम प्रतिचुंबकीय है। नमूआ है प्रतिचुंबकीय पड़ गया। क्षेत्र के उल्टा दिशा में चुंबकित होते हैं, ये क्षेत्रवा के उल्टा दिशा में चुंबकित होते हैं। ये क्या करते हैं, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में हल्का सा चुंबकित हो जाता है। दिशा में होगा, अनु मतलब कल बताया था ना कि दिशा में, अनु मतलब कि दिशा में होगा, लेकिन हल्का सा चुंबकित होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, हल्का सा चुंबकित होगा क्षेत्र की दिशा में। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जो बाह्य क्षेत्र होता है ना, बाह्य क्षेत्र की दिशा में ही बहुत प्रबलता से चुंबकित होते हैं। प्रबलता से ये चुंबकित होगा। जब बाह्य क्षेत्र में पदार्थ को रखने पर बहुत प्रबल रूप से चुंबकित हो जाए पदार्थ, बाह्य क्षेत्र में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाए, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय कहते हैं। तो लौह चुंबकीय क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबलता से चुंबकित होने वाला पदार्थ लौह चुंबकीय कहलाता है। ऐसे ही आपको 3 भाग में बांट के लिखना है। ठीक है, यहां पे वाह काट देना, वाह नहीं है यहाँ पे, चुंबकीय है, लौह चुंबकीय। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है, 3 पॉइंट देख लेते हैं फिर छुट्टी। 3 पॉइंट देख लेते हैं फिर छुट्टी। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम और ऋणात्मक होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काई, याद है काई याद है, I/H, काई बराबर I/H होता था। मात्रकहीन है, विमाहीन है, मात्रकहीन है, विमाहीन है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान क्या होता है, काई का मान क्या होता है, कम होता है और माइनस में होता है, माइनस में होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है आपसे कि किस पदार्थ के लिए चुंबकीय पदार्थ का मान किस पदार्थ के लिए काई का मान ऋणात्मक होता है और क्या होता है, 1 से कम होता है। तो आपका आंसर होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए काई का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा और 1 से कम होता है। इसके में क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति कम जरूर होती है, लेकिन इसमें धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। अनुचुंबकीय में क्या होता है, ये अनुचुंबकीय का, ये अनुचुंबकीय का, अनुचुंबकीय में धनात्मक होगा, कम होगा। इसमें क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान बहुत अधिक होता है और धनात्मक होता है। ध्यान से तीन चीज सुनिए, इसमें कम होता है, इसमें बहुत अधिक होता है, इसमें ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, इसमें भी धनात्मक होता है। ये लौह चुंबकीय है, ये अनुचुंबकीय है, ये हमारा प्रतिचुंबकीय है। ये पदार्थ ठोस, द्रव और गैस में होते हैं, ठोस में भी होते हैं, द्रव में भी, गैस में भी पाए जाते हैं। ये पदार्थ ठोस, द्रव और गैस में होते हैं। ये पदार्थ केवल क्रिस्टलीय ठोसों में होते हैं, ये पदार्थ केवल क्रिस्टलीय ठोस में होते हैं। ये दोनों पदार्थ ठोस, द्रव, गैस में हो सकते हैं, वो केवल क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाने वाला पदार्थ है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे,
बिस्मथ लिखोगे, Ag आप जानते हो सिल्वर होता है, Au आप जानते हो गोल्ड होता है, कॉपर है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखोगे, प्लैटिनम लिखोगे, अल्युमिनियम लिखोगे, सोडियम लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे, कैल्शियम लिखोगे, एक्सेट्रा। ये सब जो है अणुचुंबकीय के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है, ये सारे अणुचुंबकीय के उदाहरण हैं, अणुचुंबकीय के उदाहरण। और ये किसके उदाहरण है, ये सारे के सारे प्रतिचुंबकीय के उदाहरण हैं, प्रतिचुंबकीय के उदाहरण। कोई पूछे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण बताओ तो क्या बताओगे, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है, निकिल, कोबाल्ट और आयरन, ये किसके उदाहरण है, लौह चुंबकीय के उदाहरण है, लौह चुंबकीय के उदाहरण है, लौह चुंबकीय के उदाहरण। तो लौह चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन से होते हैं, तीन लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है, तीन होते हैं। इसमें आदि नहीं लगाना है, देखिए इसमें एक्सेट्रा लगा है, उसमें एक्सेट्रा नहीं लगा। वजह क्या है, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, तीन होते हैं, याद रख लेना, तीन होते हैं। बस छुट्टी हो गई, बस छुट्टी, आज की कहानी यहीं तक थी। ठीक है, तो आप क्लास पीडीएफ से देख के पूरा कंटेंट नोट कर लीजिएगा कॉपी में। फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो भाई साहब आज हम लोगों ने लौह चुंबकीय पढ़ा, लौह चुंबकीय पढ़ा, देखा लौह चुंबकीय के लिए क्या क्या होता है, काई का मान क्या होता है, हाँ काई का मान क्या होता है, काई का मान बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, ये चीज़ देख लिया। ठीक है, अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए पढ़ा, अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए पढ़ा, अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो काई का मान होता है वो क्या होता है, काई का मान धनात्मक होता है, कम होता है, काई का मान धनात्मक होता है, कम होता है। ठीक है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए एग्जाम में ये बहुत एग्जामिनर का फेवरेट है, एग्जामिनर का फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसके लिए जो म्यू है, म्यू आर है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है, उसका मान भी 1 से कम होता है और काई का मान भी ऋणात्मक होता है। इसका मान भी 1 से कम होगा और काई का मान भी ऋणात्मक होता है, इसलिए एग्जामिनर का ये फेवरेट होता है प्यारे बच्चों। इससे क्वेश्चन ये बना के देता है कि चुंबकशीलता का मान बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, किससे 1 से कम होता है, काई का मान किसके लिए ऋणात्मक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। ठीक है, चलिए डीपीपी मिलेगी, सॉल्व कर लीजिएगा। चैप्टर 4 और 3 को अच्छे से रिवीजन करते रहिए, 3-4 को सॉल्व द डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा। आगे है वीकली टेस्ट, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, वीकली टेस्ट करेंगे। बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे साथियों, और धन्यवाद, जुड़े रहें ओंकार बैच के साथ, जीत हमारी होगी। स्क्रीनशॉट लेने की क्या ज़रूरत है आप बताओ मुझे, अपनी क्लास पीडीएफ अपलोड करा देता हूँ तुरंत, मैं खुद अपने हाथों से क्लास पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। आप क्लास पीडीएफ से पूरा नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बाबू, 2 मिनट और लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, और क्या, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले रहा है तो मैं खोल तो चलो शुरू से पहला पहला पेज ये था, 1 पेज, पेज नंबर 1 लो, 1 2 3 हो गया, अगला पेज 1 2 3 हो गया, अगला पेज। इसको डायग्राम को आप बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाना चाहो तो मत बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बनाना उसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। कि 2 प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, पदार्थ के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के चुंबकीय क्षेत्र को योग कर दिया तो कुल तीव्रता निकल के आती है बी। इसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं या फिर चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला ये था ना चुंबकन तीव्रता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, डायग्राम बना लेना, कोने में समझ में आएगा, डायग्राम बना लेना, 1 2 3 हो गया। अगला देखिए 1 2 3, चुंबकीय प्रवृत्ति हो गया, 1 2 3, अगला देखिए 1 2 3, निरपेक्ष चुंबकशीलता 1 2 3, अगला देखिए चुंबकनशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 2 3। डायग्राम जहाँ जहाँ बन सके बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए इसका डायग्राम, इसके थ्रू तो बनाना है, ये पार्ट करके पूरा चार्ट बनाना है कॉपी में, पूरा चार्ट कॉपी में बनाना है। 1 2 3 लीजिए, 1 2 3 हो गया, इसको लीजिए 1 2 3, 5 पॉइंट लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में, ये लॉन्ग में क्वेश्चन बन के आता है, पूरा क्वेश्चन में लॉन्ग में बन के आता है कि अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय में अंतर बताइए, पूरा क्वेश्चन लॉन्ग में बन के आता है। ठीक है, चलिए हो गया, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। एक छोटा सा बस वो कर दिया जाए, पोल नहीं कराएंगे तो आप नहीं जानते हैं क्या हो जाएगा एक छोटा सा पोल, ठीक है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय, लौह चुंबकीय में अंतर, ऐसे ही लाइन खींच के लिख दीजिएगा, पूरा पूरा 5 नंबर मिलेगा, कई बार परीक्षा में सीधा पूछ के रखा है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।